हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अक्षय जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर यानी विद्युत चुंबक के प्रेरण पर बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा दूसरा लेक्चर है। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो ज्ञान दूत के चैनल पे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला लेक्चर देखें ताकि उनको पीछे का सारी कहानी समझ में आ जाए। आज हम इस दूसरे लेक्चर में जो है वो पढ़ने वाले हैं लेंज लॉ और सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो एक बार आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिकैप करने के लिए कि अगर आप पूरा लेक्चर पिछला नहीं देखना चाहते तो 2 मिनट का एक वीडियो आप ये देखें। हमने यहाँ पर एक वीडियो जो है वो यूट्यूब के दूसरे चैनल से लिया है जिसमें एक सेटअप तैयार किया गया है। इस सेटअप में क्या किया गया है आप सिंपली स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये एक मीटर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कि करंट को मेज़र करने के लिए काम में लिया जाता है। और इससे 2 वायर निकल रहे हैं मीटर से, 2 वायर ब्लैक और रेड वायर, और इसको कनेक्ट किया हुआ है ये जो कॉपर का आप एक कॉइल देख रहे हो उसके साथ। इसमें केवल एक टर्न दिया गया है, एक लूप दिया गया है। और ये व्यक्ति जो वीडियो में है उसके हाथ में एक मैग्नेट है और वो क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को इसके अंदर बाहर मूवमेंट करा रहे हैं और देख रहे हैं कि मीटर में रीडिंग में क्या चेंजेस आते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे ही वो यहाँ मैग्नेट को अंदर बाहर मूवमेंट करा रहे हैं यहाँ कोई चेंज नहीं आया। अब ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि इन्होंने इस कॉइल को हटा दिया और इसके स्थान पर एक दूसरी कॉइल लगा दी। अब की बार इन्होंने क्या किया, इसमें इस कॉइल में जो टर्न्स की संख्या है वो बढ़ा दी। मतलब इसमें जो लपेटे दिए हैं उन्होंने 10 उसको कर दिया। अब आप देखें कि वो मैग्नेट लेके जा रहे हैं तो आप थोड़ी सी हलचल देख रहे हैं इसकी निडल में, मीटर की जो निडल है उसमें थोड़ी सी हलचल देख रहे हैं। और ये हलचल ज़्यादा तब हो रही है जब ये मूवमेंट फास्ट करा रहे हैं। जब ये मूवमेंट स्लो करा रहे हैं अपने हाथ की तो हलचल भी स्लो हो रही है, कम हो रही है। यानी कि ये अमीटर हलचल कब करता है, अमीटर की कॉइल हलचल कब करती है, ये जो निडल है, जब इसके अंदर करंट फ्लो होता है। यानी कि मैग्नेट की मूवमेंट से इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अब आप देखो कि ये व्यक्ति बार बार केवल इसकी जो मूवमेंट की जो स्पीड है वो वेरी कर रहा है और देख रहे हैं कि भाई क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, इस कॉइल को भी हटा दिया और अब की बार बहुत ज़्यादा टर्न्स वाली कॉइल लगा दी, बहुत अच्छी वाली कॉइल लगा दी। अब आप देखें कि ये बहुत सेंसिटिव हो गया। अब आप देखो थोड़ी सी मूवमेंट पर इतना अच्छा, वाह इतना अच्छा डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है आइए समझते हैं इसको। और इसके बाद में आप जो है मेन लेक्चर सीरीज में आए, लेंज लॉ एंड सेल्फ इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फैराडे लॉ क्या होता है। फैराडे लॉ जो है वो सिंपली ये था कि फैराडे ने बताया कि अगर आप कोई भी एक कॉइल लोगे और उस कॉइल के फ्लक्स में किसी तरह से चेंज करोगे, ठीक है, फ्लक्स में चेंज करने का तरीका क्या बताया कि भी अगर आप उसके पास में मैग्नेट लेके जाते हो तो मैग्नेट से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है उसमें अगर आप परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, उस कॉइल के जो एंड्स है उस पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। मतलब ये कॉइल जो है एक बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाएगी, इस पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जिसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और अगर हमारा परिपथ पूर्ण है, परिपथ पूर्ण होने का मतलब क्या हो गया, ये कॉइल जो है वो किसी तार के माध्यम से जो है इसके दोनों प्लस और माइनस एंड जुड़े हुए हैं, तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट भी फ्लो होने लग जाएगा, धारा भी बहने लग जाएगी, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट यानी कि प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, ये बताया था किसने, फैराडे भाई साहब ने बताया था कि अगर आप फ्लक्स में चेंज करोगे तो इस तरह से आपके पास में ईएमएफ बनेगा और सर्किट अगर पूरा होगा तो धारा बनेगी। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी सिखाया था उन्होंने कि भाई E बराबर में क्या होता है, d∅dt, यानी कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका जो आप मान निकालोगे वो कैसे निकालोगे, फ्लक्स में आप जितना तेजी से परिवर्तन कर रहे हो, फ्लक्स में परिवर्तन की दर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसमें ईएमएफ यानी उतना ज़्यादा उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो फैराडे ने जो है वो मान निकालना सिखा दिया, लेकिन वो डायरेक्शन किस तरफ होगी ईएमएफ की वो नहीं बता पाए। तो उसके लिए जो है वो फिर लेंज भाई साहब ने ट्राई किया और लेंज भाई साहब ने क्या किया, एक अपना लॉ दिया जिसको हम लेंज लॉ कहते हैं। ठीक है, लेंज का नियम। तो लेंज ने क्या कहा
कि द EMF or induced current produced into a circuit due to electromagnetic induction have a direction in such manner that it always oppose the cause which have generated it। मतलब जो विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा परिपथ में उत्पन्न हुई है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण से, वो उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिसके कारण से वो उत्पन्न हुई। मैं इसको एक बार हिंदी में भी लिख देता हूँ कि किसी परिपथ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार रहेगी कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करे, उन्हीं कारणों का विरोध करे जिसके कारण वह उत्पन्न होती है, इसके कारण वह उत्पन्न होती है। ये लेंज ने नियम दिया। आइए अब ये हमने स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, अब हमारे समझ में आया नहीं आया वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल हम अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं इसका मतलब हमें समझ में आ गया, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा, उसके बेस पर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखना कि आपको समझ में आया। इस तरह से 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एक ये क्रॉस का चिन्ह बना रखा है। आप क्रॉस का चिन्ह का मतलब समझते हैं, ये दर्शाता है बी यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और साथ ही साथ ये दर्शाता है ये चुंबकीय क्षेत्र जो आपकी स्क्रीन है उसके अंदर की तरफ जा रही है। आप इमेजिन करो बहुत सारे तीर जो है आपकी मोबाइल की स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन जिसके भी थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं उस स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही है बी। ठीक है, और आपके पास में एक छोटा सा वायर का लूप बना रखा है, ये वायर का लूप बना रखा है। अब आप इस लूप को क्या करते हो, धीरे धीरे इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में लेके जाते हो, इस चुंबकीय क्षेत्र वाले रीजन में लेके जाते हो। तो जैसे ही आप इसको इस रीजन में लेके जाओगे, शुरुआत में ये स्थिति पर है, ये स्थिति ए है, स्थिति बी में ये यहाँ तक पहुँचेगा लूप, तो इसमें आपके फ्लक्स चेंज हो रहा है लूप में। तो आपको ये बताना है कि भाई प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करनी है आप, तो आप लेंज का नियम लगाओगे कि भाई ये उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि जैसे ही हम इस कॉइल को अंदर लेके जा रहे हैं, इस रीजन में लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसके फ्लक्स में वृद्धि हो रही है। तो लेंज के नियम अनुसार ये कॉइल में करंट कुछ इस प्रकार से बनेगा कि वो फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगा। वृद्धि का विरोध करेगा मतलब वो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। अब ये फ्लक्स को कैसे घटा सकता है, अभी ये लूप में क्या ताकत है कि ये फ्लक्स को घटा दे। तो आप सबको पता है कि लूप में कोई तार में जब करंट बनता है तो करंट बनने के कारण से वो भी वापस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस लूप में जो करंट बनेगा वो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि वो जो मूल चुंबकीय क्षेत्र जो आपको दे रखा है, ये जो क्रॉस का चिन्ह दे रखा है, इसके विपरीत हो। इसका मतलब इस लूप में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इस लूप के करंट की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा। मतलब आपकी जो स्क्रीन है जहाँ से आप देख रहे हो इस वीडियो के, उससे आपकी तरफ तीर आ रहे हैं। ठीक है, पहले तो स्क्रीन के अंदर जा रहे थे, लेकिन इस लूप की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा। तो वो
अब वो इसके लिए धारा की दिशा क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको एक सामान्य सा नियम पता होना चाहिए जिसको हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, RHTR। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इस लूप को अंदर लेके जा रहे हैं, ये चुंबक के क्षेत्र बाहर की तरफ बना रहा है, तो आपको करना क्या है, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को बाहर की तरफ रखना है और अंगुलियों को जो है आपको मोड़ के रखना है। तो आपकी अंगुलियां जिस तरफ मुड़ी हुई होगी वो ही क्या होगी, वो ही इसमें करंट की डायरेक्शन होगी। तो आप अगर ये प्रयोग करके देख रहे होंगे तो आपकी अंगुलियां कुछ इस तरह से मुड़ी हुई होगी और अंगूठा आपका यूं बाहर की तरफ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट की डायरेक्शन जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर कैसी आएगी, करंट की डायरेक्शन जो आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, लेंज का नियम आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आइए इसको और एग्जांपल से समझते हैं हम। यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, यहाँ पर एक वायर है, उस वायर में क्या कर रहे हैं हम, करंट फ्लो करा रहे हैं, लेकिन सीधे करंट फ्लो नहीं करा रहे हम। पहले हमने वायर को ऐसे ही रखा हुआ है, इसके साथ में एक सर्किट जोड़ दिया हमने, यहाँ बैटरी है और बैटरी के साथ में यहाँ हमने की भी जोड़ दी है, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक दूसरा लूप रख दिया है, सर्कुलर लूप रख दिया है, ये मैं रेड कलर का बना देता हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। ये अपना लूप है, ठीक है, ये की शुरुआत में ऑफ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे ही हम की को ऑन करेंगे, ऑन करने पर ये जो लूप है, इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की दिशा क्या होगी। तो यहाँ होगा क्या, जैसे ही हम इसको ऑफ से ऑन करेंगे, ऑन करते ही क्या होगा, इसमें बैटरी में प्लस से माइनस की तरफ क्या होगा, करंट फ्लो होगा। बैटरी में तो प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही करंट फ्लो होगा, अब क्या होगा, ये करंट क्या करेगा, अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अगेन हमें राइट हैंड थंब रूल यानी कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का यूज करना पड़ेगा। तो ये सीधा तार है, सीधे तार के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कैसा होता है, आपको अंगूठे को किस तरफ रखना है, करंट की दिशा में, और अंगूठे को करंट की दिशा में रखकर आप अपनी अंगुलियों को कर्ल कीजिए, अपनी अंगुलियों को घुमाइए। तो अंगुलियां आपकी जो है वो जब इस वृत्त की तरफ पड़ती है तो वो अंदर की तरफ जाती है, मतलब आपकी स्क्रीन के अंदर की तरफ जाती है। आप प्रयोग अपने हाथ से करके देखें, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने अंगूठे को जो है वो अंगूठे को यूं नीचे की तरफ रखना है, अंगूठे को नीचे की तरफ रखना है और अंगुलियों को घुमाना है दाहिने हाथ की। तो आप देखोगे कि आपकी जो अंगुलियां हैं वो स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इस लूप के लिए वो किस तरफ बनेगा, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनने का मतलब क्या हो गया, अंदर की तरफ फ्लक्स में वृद्धि हुई है। पहले करंट जब नहीं बह रहा था तो यहाँ कोई फ्लक्स नहीं था, अब करंट बहने लग गया तो फ्लक्स उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से फ्लक्स में वृद्धि हुई है, अंदर की तरफ फ्लक्स में वृद्धि हो गई। अब फ्लक्स में वृद्धि होने की वजह से क्या होगा, इसमें एक EMF जनरेट होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लेकिन लेंज के नियम अनुसार वो उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण से वो उत्पन्न हुआ है। तो फ्लक्स में वृद्धि के कारण से उत्पन्न हुआ है तो ये फ्लक्स में कमी लाने का प्रयास करेगा। तो अब ये लूप में धारा कैसे बहेगी, तो लूप में धारा इस प्रकार से बहेगी कि वो बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। तो आप लूप बनाएं और इसमें चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ बनाएं। तो इस बार आप अपने अंगूठे को देखो, जब वृत्ताकार लूप हो तब तो आपका अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दर्शाएगा, और सीधा तार हो तो आपका अंगूठा धारा की दिशा को बताएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो आप अंगूठे को बाहर की तरफ रखें और अपनी अंगुलियों को मोड़ें। तो आप कुछ इस प्रकार से, जब अंगूठे को बाहर की तरफ रखोगे तो अंगुलियां आपकी कुछ इस प्रकार से मुड़ेगी। तो यहाँ पर ये अगेन जो लूप में करंट फ्लो होगा वो कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्थिति के लिए लेंज का नियम लगाकर जो है वो क्या कर सकते हैं, धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन तो मैंने किए। तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ कि भाई अपने पास एक फ्रेम है, ऐसा यू शेप का फ्रेम है, ठीक है, रिजिड फ्रेम है, मेटल का फ्रेम है, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है। मैंने डॉट बना रखे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रही है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन से मान लो तीर निकल रहे हैं और आपकी आंखों में आ रहे हैं, मतलब स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक तार दूसरा यहाँ अटकाना है और उस तार को आगे की तरफ मूवमेंट करानी है।
ठीक है। अब आपको ये बताना है, ये जो मैंने ग्रीन कलर का तार बनाया है, जब मैं इसको आगे की तरफ मूवमेंट कराऊंगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो अगेन आप एक बार वीडियो पॉज करें और अपनी तरफ से इसको निकालने की कोशिश करें। तो होप कि आपने वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकाल लिया है, तो निकाल लिया तो मैच कर लीजिए। जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इस तार को आगे लेके जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र को हम इस रीजन में बांध कर रख रहे हैं, इस रीजन को हम एक क्षेत्रफल मान लें, तो यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ फ्लक्स निकल रहा है। तार को आगे सरकाने पर इस रीजन का दायरा भी बढ़ रहा है। ये ग्रीन वाला तार मैं जब इस पोजीशन से यहाँ ले जाता हूँ, लगातार मूवमेंट करा रहा हूँ, तो इस रीजन का ये दायरा भी बढ़ रहा है, क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। तो पहले कम क्षेत्रफल से बल रेखाएं गुजर रही थी, अब ज़्यादा क्षेत्रफल से गुजर रही है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फ्लक्स बढ़ा रहा है, और फ्लक्स किस दिशा में बढ़ा रहा है, बाहर की तरफ बढ़ा रहा है, बाहर की तरफ बढ़ा रहा है। तो फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो एक विद्युत वाहक बल बनेगा और धारा बहेगी। तो धारा की दिशा उस तरफ होती है जिस तरफ वो जो जिसके कारण से वो उत्पन्न हुआ है उसका वो विरोध करे। तो ये फ्लक्स में वृद्धि की वजह से उत्पन्न हो रहा है, और फ्लक्स में वृद्धि किस तरफ हो रही है, बाहर की तरफ, तो ये उसका विरोध करेगा। तो ये एक लूप बन रहा है, यहाँ पर आप देखें ये तार और ये फ्रेम मिलकर एक लूप बना रहे हैं। तो इस लूप में करंट कुछ ऐसा बहेगा कि वो अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। ठीक है, वो लूप में धारा कुछ ऐसी बहेगी कि वो अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। तो अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आप सोचें, आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को अंदर की तरफ रखें, तो आपकी जो अंगुलियां है वो किस तरफ मुड़ रही है। तो आप जैसे ही अंगूठे को अंदर की तरफ रखोगे तो अंगुलियां आपकी कुछ इस डायरेक्शन में मुड़ेगी, तो आपका जो करंट फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज फ्लो होगा। तो तार में जो करंट की डायरेक्शन रहेगी, जो तार हम सरका रहे हैं उसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी, यानी कि नीचे की तरफ रहेगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए आप लोगों को समझाने के लिए कि व्हाट इज लेंज लॉ। ठीक है, तो आप कई सारे एग्जाम्पल बुक में से भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि भी कैसे आपको लेंज लॉ को क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, तो ये हमने लेंज लॉ समझ लिया है। अब आप बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल देखकर आप लेंज लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके बुक के ही नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि भाई हमारे पास जो हमने फैराडेज लॉ पढ़ा था, फैराडेज लॉ हमने जो डिस्कस किया था उसको हम डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो फैराडेज लॉ जो था हमारे पास में वो बेसिकली ये मेन लॉ था, E बराबर में डी फाई बाय डी टी। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर लेंज लॉ ऐड कर दूं तो ये फैराडे ने तो ईएमएफ कैलकुलेट करने का तरीका बताया था कि भाई E बराबर डी फाई बाय डी टी होता है। लेंज ने बताया ये उन्हीं कॉजेज को अपोज करता है जिसकी वजह से वो जनरेट हो रहा है, इसलिए हम आगे साइन क्या लगा देते हैं, माइनस का। तो E बराबर में माइनस डी फाई बाय डी टी, तो ये बन जाता है फैराडे प्लस लेंज लॉ। ठीक है, फैराडे ने तो डी फाई बाय डी टी बताया और लेंज ने उसमें माइनस साइन ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये फैराडेज लॉ डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, मतलब फैराडे के नियम के अलग अलग रूप, भिन्न भिन्न रूप, फैराडे नियम के भिन्न भिन्न रूप। तो ये हमने मेन लॉ पढ़ा था। अब अपने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। एज वी नो दैट, हमें पता है कि E क्या है, हमारा EMF है, और EMF कभी भी हमें अगर निकालना हो तो EMF को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के रूप में लिख सकते हैं। EMF का एक्चुअल मीनिंग तो क्या होता है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, द वर्क डन इन टेकिंग वन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, सिंपल सा EMF का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो वैसे तो वर्क अपॉन चार्ज होता है, लेकिन अब फिजिक्स में वर्क, अगर आपको एक क्लोज लूप में वर्क कैलकुलेट करना हो तो वर्क आप कैसे कैलकुलेट करते हो, F इंटू डी एक्स। ठीक है, या F इंटू डी एल, इस तरह से आप वर्क जो है वो कैलकुलेट करते हो। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और उसका इंटीग्रेशन कर देते हो। क्लोज लूप में करना है तो आप यहाँ क्लोज लूप का साइन लगा देते हो।
अपॉन में Q। अब आपको ये पता है अभी F अपॉन Q डॉट DL, यहाँ आगे साइन माइनस का भी आता है क्योंकि आपको वर्क जो करना होता है अगेंस्ट द जो है वो फोर्स करना होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसके अगेंस्ट करना होता है, तो आगे साइन हम माइनस का लगा देते हैं। ठीक है, तो ये F अपॉन Q आप सबको पता है, क्लास 12th में आप पढ़ के आए हो। ठीक है, याद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन क्लास 12th में आप पढ़ के आए हो। F अपॉन Q जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो EMF को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आप पाथ के अलोंग लेके जा रहे हो किसी सर्किट में, जो भी पाथ बना हुआ, जैसे ये कॉइल है और ये सर्किट बना हुआ है, तो ये आपका पाथ हो गया। ठीक है, इस पाथ के अलोंग आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर रहे हो और आगे साइन माइनस का लगा दो तो वो EMF होता है। ठीक है, अब ये माइनस प्लस का जो साइन है वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जो है वो फोर्स मैं कौन सा ले रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ही ले रहा हूँ, जिसकी वजह से ये EMF मैं बताना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगाऊंगा, और मैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स जा रहा हूँ तो मैं माइनस का साइन बताऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो है अगेंस्ट ना जाकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही जाकर देखते हैं, और यहाँ हम प्लस का साइन ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारी सहूलियत बनी रहे। ठीक है, तो E बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL एट क्लोज लूप। ठीक है, अब हमने कहा भी फैराडे ने तो ये बताया था EMF d∅dt के बराबर होता है, तो EMF की जगह हम लिख देते हैं क्लोज लूप पर E डॉट DL, और d/dt फाई का मतलब हमने सीखा था पिछले वीडियोस में, फाई का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DA, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DA। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन E डॉट DL इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dB डॉट dt डॉट DA। ये अपने पास जो है वो फॉर्म बनती है। ये जो है वो एक फैराडे लॉ की एक दूसरी फॉर्म होगी, इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म कह देते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्म कह देते हैं। अब यहाँ मैं थोड़ी सी गणित लगाऊं, जो कि आपने अगर शुरुआत की इसकी यूनिट पढ़ रखी है, नहीं तो हमारे कॉलेज के जो सर है MD सर, वो आपको ये यूनिट पढ़ाएंगे, कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट। तो उसमें आप देखें कि एक रूल होता है, वो रूल क्या होता है, वो होता है स्टोक कर्ल थ्योरम, स्टोक कर्ल थ्योरम। ठीक है, वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास में कोई एक वेक्टर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर अपने पास ये E वेक्टर है, अगर आप उसका लाइन इंटीग्रल कर रहे हो तो आप क्या करो, उस वेक्टर का कर्ल ले लो, कर्ल ऑफ E ले लो, तो आपके पास में वो लाइन इंटीग्रेशन जो है वो एरिया इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मुद्दा उठता है कि भाई कर्ल क्या चीज़ होती है, तो डिटेल में तो आपको सर पढ़ाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि भाई कर्ल ऑफ E का मतलब निकलता है डेल क्रॉस E। कर्ल ऑफ E मतलब डेल क्रॉस E। अब डेल क्या होता है, डेल आपके पास में एक ऑपरेटर होता है जिसको आप ऐसे लिखते हो डेल बाय डेल XI कैप, डेल बाय डेल YJ कैप और डेल बाय डेल ZK कैप। ठीक है, क्रॉस में E। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ये थ्योरम अगर यूज़ करें और यहाँ रिप्लेस कर दे इस इक्वेशन पे, तो आपके पास में क्या इक्वेशन बनेगी, कर्ल ऑफ E डॉट DA, कर्ल ऑफ E डॉट DA क्लोज लूप पे इक्वल्स टू, यहाँ आ रहा था dB/dt और यहाँ माइनस साइन। ठीक है, ये हमने जो रूल लिखा था यहाँ माइनस साइन लगाना भूल गए थे, ये यहाँ पर आप देखें यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस dB/dt डॉट DA ये आता है। अब दोनों तरफ से अगर मैं DA को क्या कर दूं, हटा दूं, ये आप देखो इधर भी DA आ रहा है इक्वेशन में और इसको हम DA में कन्वर्ट कर चुके हैं,
तो दोनों तरफ से डी हटा दूँ और इंटीग्रेशन का साइन हटा दूँ तो मेरे पास आएगा कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस का डी बी बाय डी टी। कर्ल ऑफ ई का मतलब हो गया डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस का डी बी बाय डी टी। तो ये मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास जो है दिस इज व्हाट, दिस इज differential form of Faraday's law। तो हमने ये फैराडे लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म डिस्कस कर लिया। चलिए आइए हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्या, सेल्फ इंडक्शन। क्या है, सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्वप्रेरण। तो होता क्या है, पहले मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको, उससे बात समझ में आएगी आपको। एक तार लेता हूं मैं, इस तार के साथ मैं क्या कर देता हूं, एक बल्ब जोड़ देता हूं और एक बैटरी जोड़ देता हूं और एक की जोड़ देता हूं। दूसरा मैं एक सर्किट ऐसे तैयार करता हूं कि एक तार की मैं बना लेता हूं कॉइल और उसके साथ में एक बल्ब जोड़ देता हूं, ये बैटरी जोड़ देता हूं और एक की जोड़ देता हूं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे दोनों सर्किट में मैंने चेंज केवल इतना ही किया। यहाँ मैंने सिंपल तार का यूज़ किया है, यहाँ मैंने तार की क्या बना दी है, कॉइल। ये क्या है, मेरा बल्ब। लग नहीं रहा होगा लेकिन आप थोड़ा सा मैनेज करें, ये बल्ब। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या करता हूँ कि ये मेरे पास जो की है, मैं इन की दोनों की को एक साथ ऑन करता हूँ, इसको भी और इसको भी एक साथ ऑन करता हूँ। तो मैं क्या ऑब्जर्वेशन देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि इसमें करंट फ्लो होगा और ये बल्ब तुरंत जल जाएगा, ये बल्ब तुरंत जल जाएगा। और ये जो सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में बल्ब है, ये जलने में समय लेगा, मतलब धीरे धीरे जलेगा, मतलब धीरे धीरे रोशनी बढ़ेगी इसकी और फिर एकदम से ये चमकेगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है सेल्फ इंडक्शन के कारण से। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। तो मैं पहले एक बार स्टेटमेंट लिखता हूँ सेल्फ इंडक्शन का, फिर मैं आपको उसको डिटेल में समझाता हूँ। तो मैं स्टेटमेंट जो है वो लिख रहा हूँ एक लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में मैं बोल दूँगा, आप उसके हिसाब से नोट्स बना लेना। तो स्टेटमेंट क्या होता है कि व्हेन करंट इज चेंज इन any coil or circuit, that circuit or coil oppose the change in current, that this property of coil or circuit is called self induction. It's called self induction. हिंदी में मैं बोलूँ तो अगर मेरे पास में अगर कोई एक कुंडली है या कोई परिपथ है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, धारा में परिवर्तन कर रहा हूँ, तो वो कुंडली या वो परिपथ क्या करता है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। गौर करें, इट डज नॉट अपोज द करंट, इट अपोज द चेंज इन करंट। मतलब वो धारा का विरोध नहीं कर रहा है, वो धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। और धारा में परिवर्तन के विरोध के उस गुण को क्या बोलते हैं, हम स्वप्रेरण कहते हैं। आइए समझते हैं कि ये क्या चीज़ कैसे जनरेट हो रही है। तो देखो, इस प्रयोग के अंदर में हमने कहा कि ये कॉइल है, ठीक है, और ये बैटरी है और ये की है, ठीक है। हमने यहाँ एक बल्ब भी जोड़ा था। अब जैसे मैं ये की ऑन करता हूँ, की ऑन करते क्या होता है, पहले इसमें कोई करंट नहीं था, अब इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा की ऑन करते ही। और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा तो आप सबको पता है कि भाई किसी कॉइल में करंट फ्लो होने पर क्या होता है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाएगी और वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वो क्या करेगी, इसके फ्लक्स को बढ़ाएगी, ठीक है। तो फ्लक्स बढ़ेगा तो फैराडे ने क्या बताया था कि भाई फ्लक्स में अगर परिवर्तन आता है तो एक ईएमएफ बनता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है।
अब वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो लेंज ने उसकी डायरेक्शन कैसे बताई थी? लेंज ने कहा उन्हीं कॉजेज को अपोज करता है जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है। तो ये विद्युत वाहक बल किस वजह से जनरेट हो रहा है? करंट के बढ़ने की वजह से जनरेट हो रहा है। तो ये करंट के बढ़ने का विरोध करेगा, तो ये इट अपोज द चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। तो उसकी वजह से क्या होगा? इसमें सेल्फ इंडक्शन आ जाएगा, स्वप्रेरण आ जाएगा। कुछ नहीं भाई, जैसे आप मान लो कि अब पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है। अब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो पढ़ने बैठते ही आपके अंदर एक क्या होगा? एक भाव उत्पन्न होगा, एक विचार उत्पन्न होगा जो आपके पढ़ने की गति का विरोध करेगा, ठीक है। उसको आप क्या मान सकते हो? अपना सेल्फ इंडक्शन मान सकते हो, क्योंकि पहले आप भी पढ़ नहीं रहे थे, अब आपके एग्ज़ाम आ गए तो आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो अब आप पर प्रेशर आ रहा है, पढ़ने की आपकी प्रवृत्ति आ रही है, लेकिन वो पढ़ने जो उसके आपके अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न होगा वो उस पढ़ने की प्रवृत्ति का विरोध करेगा। वही चीज़ यहाँ पर जो है ये कर रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि मैकेनिक्स के अंदर जो है हम इनर्शिया की बात करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर हम इनर्शिया यानी जड़त्व की बात करते हैं, वैसे ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। जड़त्व क्या था? जो चीज़ स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है, जो चीज़ गतिशील है वो गतिशील रहना चाहती है, मतलब जो जैसा है वैसा रहना चाहता है। वैसे ही सर्किट भी ये ऐसा ही हो गया। एक कॉइल से जुड़ा हुआ सर्किट क्या होता है कि भाई जैसा करंट उसमें फ्लो हो रहा है वो वैसा ही करंट फ्लो करते रहना चाहता है, उसमें वो वृद्धि या कमी दोनों का विरोध करेगा। मैंने जैसे इस प्रयोग में ये बताया था कि भाई पहले ये ऑफ था, फिर ऑन किया तो बल्ब धीरे धीरे जलेगा। मैं अगर इसका उल्टा करूँ, ये सर्किट में पहले ये की ऑन थी, करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब अच्छे से जल रहा है, मैं अचानक से ये की निकाल लूँ तो बल्ब तुरंत नहीं बुझेगा, बल्ब धीरे धीरे डिम होगा और फिर जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिक इनर्शिया हो गया। अब इसको हम जो है वो मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए इसको हम समझते हैं। तो हमें पता है, एज वी नो दैट, ऐसा कि हम जानते हैं कि भाई किसी कॉइल में जो फ्लक्स बनेगा, चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, किसी कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स जो होता है वो बी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। पाई बराबर में बी ए कॉस थीटा हमने पढ़ा फॉर्मूला, और बी जो होता है वो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली हम यूँ कह सकते हैं कि भाई फाई जो होता है वो आई के प्रोपोर्शनल होना चाहिए सीधा सीधा, और प्रोपोर्शनल का साइन हटा दे तो एक कांस्टेंट आता है एल। इस एल को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं हम? सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। तो यहाँ से हम सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि ये क्या होगा? phi by I, the ratio of flux and current in the coil is called self inductance, ठीक है। या मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो if unit current flow through coil, the amount of flux generated in it is called self inductance। अगर कॉइल में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो तो जितना उसमें क्या होगा? फ्लक्स बनेगा, उसी को हम स्वप्रेरण गुणांक कहेंगे। हिंदी वाले मेरी जो है वो मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से वो नोट्स जो है वो बना लें। मैं एक ही लैंग्वेज में लिख पाऊँगा, एक लैंग्वेज में बोलूँगा, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स लिख लें। यूनिट जो बनेगी इसकी, यूनिट क्या बनेगी? यूनिट इसकी जो है वो क्या होती है? हेनरी, ठीक है। यूनिट इसकी हेनरी होती है। अब आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। भी फैराडे ने क्या बताया था? E बराबर में क्या होता है? डी फाई बाय डी टी। तो d बाई डी टी तो पढ़ा है, फाई की जगह पर आपने एल आई लिख दिया। अब L तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एल डी आई बाय डी टी। तो L जो है वो क्या हो गया? E बाय डी आई बाय डी टी।
तो यहाँ से आप डेफिनेशन दे सकते हो कि अब अगर di/dt 1 यूनिट हो, इफ द रेट ऑफ चेंज इन द circuit is 1 unit, then the EMF produced in the circuit is called self inductance. यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर 1 इकाई हो तो उसमें जितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वह उसका स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। आपको अगर मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ लग रही है तो आप वीडियो को स्लो करके भी जो है वो नोट्स उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा फील देती है। कैसे फील देती है कि अगर ये L का सूत्र ये है तो di/dt बराबर में क्या होगा, E/L। तो आपका स्वप्रेरण गुणांक जितना ज़्यादा होगा di/dt उतना कम होगा। मतलब कि स्वप्रेरण गुणांक क्या बता रहा है, धारा में परिवर्तन का विरोध। तो जितना ज़्यादा होगा धारा में परिवर्तन की दर उतनी कम होगी, तो विरोध ज़्यादा होगा तो परिवर्तन की दर कम होगी ना। तो इस तरह से अपने सेल्फ इंडक्टेंस जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ इंडक्टेंस का वो आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जब भी जहाँ कहीं पर भी विरोध होता है वहाँ पर फिजिक्स में आप देखो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, स्टोर्ड एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, मैं अगर हिंदी में इसका टॉपिक बोलूं तो स्वप्रेरण के कारण किसी कुंडली में ऊर्जा का संचय। अब कैसे एनर्जी स्टोर हो रही है, तो आप देखो कि हमारे पास में ये क्या है, ये हमारे पास में कॉइल है। हमने मान लो सिंपल बैटरी से जोड़ा, एक की से जोड़ा और ये अपना सर्किट तैयार कर दिया। अब जैसे ही हम ये की ऑन करते हैं तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। लेकिन करंट एकदम से फ्लो नहीं होगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, ठीक है। तो वो 0 से शुरुआत करेगा, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो है वो t=0 पर अपना करंट 0 है और t एट सम वैल्यू, मान लो t1 या t2 या कुछ भी वैल्यू पर अपना पास जो करंट है वो I0 हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इन दोनों टाइम के बीच में, हालांकि देखो ये t=इनफाइनाइट पर जाकर मैक्सिमम होगा, I0 होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, उसके लिए अलग गणित काम करती है। हम क्या कहते हैं, इन दोनों टाइम के बीच में कोई टाइम मान लो t' है, उस पर अपना करंट जो है वो कितना आ रहा है, I आ रहा है। करंट की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, I आ रही है, ठीक है, t' टाइम पे, ठीक है। अब t' टाइम पर करंट की वैल्यू I आ रही है, तो इसमें अगर मैं EMF देखूँ उस दौरान तो द EMF इन द एट द कॉइल वो कितना होगा, L/di/dt। ये हमने पीछे देखा था, ठीक है। L यहाँ पर क्या है, L जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है और di/dt रेट ऑफ चेंज इन करंट है, ठीक है। आपको जो ये अनवांटेड आवाज़ें आ रही है मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप मैनेज करने की कोशिश करें। अगर आपको दूसरी आवाज़ें आ रही हैं, नेचुरल है, मैं इस पर अपनी कोई तरह की बाउंडेशन नहीं लगा सकता। तो E बराबर में L/di/dt है। तो इससे मेरे पास में EMF पता चल गया भी इस पे इतना है, ठीक है, और उस दौरान इस पे करंट इतना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है वो कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी हमेशा कब स्टोर होती है, जब हम किसी चीज़ के अगेंस्ट जाकर कुछ वर्क करते हैं। जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर हम कुछ वर्क करते हैं। हम अगर किसी चीज़ को ज़मीन से उठाकर ऊपर लेके जाएंगे तो हम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संचित होती है और वो कितनी होती है, आप सबको पता है, mgh। तो ये mgh किसके बराबर में है, mg तो फोर्स हो गया और h आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्क। तो जितना आप वर्क करते हो किसी चीज़ के अगेंस्ट जाकर उतनी उसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ पर मैं अगर वर्क कैलकुलेट करूँ कि भाई I से di होने में कितना वर्क हुआ, तो हमें पता है कि जो EMF है, EMF अपने आप में क्या होता है, EMF का मतलब जो होता है वो वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि मान लो dW/dq, EMF dW/dq हो गया। तो dW बराबर में क्या हो गया, E इंटू
डी क्यू। ठीक है, अब आप देखो कि भाई डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि भाई करंट आई फ्लो हो रहा है, तो आई बराबर में क्या होता है डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बराबर में क्या हो गया आई इंटू डी टी। ठीक है, डी क्यू बराबर में आई इंटू डी टी। तो मैं अगर ये वैल्यू रख देता हूँ तो डी डब्ल्यू बराबर में ई इंटू में आई डी टी, ई इंटू में आई डी टी। ये मेरे पास वर्क का फॉर्मूला हो गया। अब आप देखो कि भाई मेरे पास ये ई भी आ गया फर्स्ट इक्वेशन से और ये वर्क का फॉर्मूला भी बन गया। मैं ई की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। तो मैं वैल्यू अगर यहाँ पर रखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, डी डब्ल्यू आ रहा था, डी डब्ल्यू क्या आ रहा था ई आई डी टी। तो आई डी टी पड़ा है, ई की जगह पर मैं क्या वैल्यू रखूँगा, ई की जगह पर ये वैल्यू रखूँगा एल डी आई बाई डी टी। तो एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ये नीचे भी डी टी आ रहा है। ठीक है, नीचे भी डी टी आ रहा है और ऊपर भी डी टी आ रहा है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे। तो अपने पास डी डब्ल्यू बराबर में क्या हो गया एल आई डी आई। तो डी डब्ल्यू तो छोटा सा वर्क हो गया। तो टोटल वर्क अगर मुझे निकालना हो, टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल वर्क कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एल आई डी आई। अब आप देखो कि मेरा जो इंटीग्रेशन है वो आई के रेस्पेक्ट में, तो आई मेरा शुरुआत में 0 है और फाइनल जाकर आई नॉट हो जाता है। तो आई कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से आई नॉट। एल कांस्टेंट है तो आई डी आई का इंटीग्रेशन करता हूँ 0 से आई नॉट, तो मेरे पास क्या आता है एल आई का इंटीग्रेशन हो गया आई स्क्वायर बाय 2, 0 से आई नॉट, ये बन जाएगा एल आई नॉट स्क्वायर बाय 2। ये वर्क डन हो गया। और ये जो वर्क डन हो रहा है यही क्या हो रहा है, उस कॉइल के अंदर जो है एनर्जी स्टोर हो रही है। जैसे अपने ग्रेविटी में पढ़ा भाई mgh फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हुआ, उतना ही उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। वैसे ही ये वर्क डन जो है, दिस इज स्टोर्ड एनर्जी इन द कॉइल। यही क्या है, कुंडली के अंदर संचित ऊर्जा है। तो ये U बराबर में W बराबर में एल आई नॉट स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा वो रहा लेंज़ लॉ, और लेंज़ लॉ के साथ साथ हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्शन के बारे में। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन की कुछ बेसिक जानकारी ली और उसकी वजह से किसी कॉइल में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको हमने पढ़ा। तो आज के लिए हमारा जो लेसन है वो इतना ही। अगला लेसन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।